WHO। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जाएगा वही बताएगा भाई क्लास में। ठीक है, कुछ सवाल पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद हम लोग और बाकी चीजों को कवर करेंगे। बताओ भाई, पोलियो फ्री कौन सा देश घोषित हुआ है? पोलियो फ्री किस देश को घोषित किया गया है WHO के द्वारा? आज नहीं देख पा रही हैं? देख के बता दो। हाँ, कौन सा? इंडोनेशिया। आप बताइए, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? किसको? केन्या को। ठीक है, ट्रैकोमा। देखो देखो ट्रैकोमा से मुक्त, बस जल्दी बताओ। हाँ, इंडिया सर्टिफिकेशन। आप बताइए, मलेरिया फ्री किसको घोषित किया गया है? जॉर्जिया को, सूरीनाम को, तिमोर लेस्टे को भी। ठीक है, और कौन से डिजीज हमने देखे थे? खाली डिजीज का नाम बताना है। रूबेला। अरे नेपाल नहीं बोलना था भाई, पूछ रहा हूं सवाल। अरे समझा करो ना। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आज का जो न्यूज है वो है, शांति बनाए रखो भाई, हंटिंगटन डिजीज। इस बार आपसे हंटिंगटन डिजीज पूछ सकता है, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये चर्चा में है। हंटिंगटन, HUNTINGTON, हंटिंगटन्स डिजीज बोलते हैं इसको। ठीक, ये डिजीज, इस मुद्दे पर हमारा जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, हिंदी में लिख दें, हंटिंगटन बीमारी ने भी देखो नाम अपना रखा है पूरा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम सैमुअल पी हंटिंगटन। तो हंटिंगटन जो डिजीज है, इसके लिए हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार का, इसने अभी कार्यशालाएं आयोजित की हैं कि इस पर लिटरेसी देश में फैलना चाहिए, लोग जाने कि ये बीमारी क्या है और कैसे ये प्रभावित करती है। और ये एक रेयर डिजीज है, पहले तो यहां लिख लीजिए, रेयर डिजीज। मैंने आपको एक दिन बताया था कि भारत सरकार ने एक अपनी नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस बनाई है। तो रेयर डिजीजेस में कौन से डिजीज शामिल हैं, ये सब थोड़ा पता करना था। इसमें हंटिंगटन डिजीज भी शामिल है। इसमें कुछ आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग को खराब करती है, मतलब नर्वस जो सिस्टम है उसको खराब करती है। इसलिए इसमें हमारे जो मानसिक जो हेल्थ के संस्थान है, मेंटल हेल्थ के, जैसे निमहैंस नाम सुना होगा आपने, ये सब इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए कि इसका नेचर क्या है इस बीमारी का। ये एक न्यूरो साइकेट्रिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। न्यूरो साइकेट्रिक जेनेटिक डिसऑर्डर, NEUROPSYCHIATRIC, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो पहला शब्द आपने इसमें जाना, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, और इट कॉजेज दी माल फंक्शन और डेथ। इसमें डेथ होती है किसकी? नर्व सेल की, नर्व सेल, NERVE, जो नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं इन द ब्रेन। यहां लिखिए, इन द ब्रेन, दिमाग में। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होती जाएगी, शारीरिक क्षमता प्लस मानसिक क्षमता, सोचने विचारने की, तमाम चीजों की, भूलने की, और भी तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, और धीरे 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 ये समस्या और विकराल रूप ले लेती है, और ये कॉग्निटिव डिक्लाइन की तरफ ले जाती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, कॉग्निटिव मतलब जैसे हर व्यक्ति चैतन्य रहता है, सचेत रहता है, अगल बगल क्या हो रहा है आपको कुछ पता है। अब मान लो किसी को डिजीज है और उसे कुछ अता पता ही न रहे अगल बगल क्या चीजें हो रही हैं, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन, लाइक डिमेंशिया।
इससे डिमेंशिया भी कनेक्टेड है, ये डिमेंशिया को भी बढ़ा देगा, भूलने की बीमारी। ठीक है, और भी इसके बहुत से अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जैसे मोटर सिम्टम्स बिगड़ जाएगा। मोटर, हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको मोटर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, वो डिसरप्ट होगा और इससे क्या होगा, इवेंचुअल इनएबिलिटी टू वॉक एंड स्वेलो फूड, मतलब आपको किसी खाने को निगलने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आप निगल नहीं पाएंगे। और दूसरा, वॉक करने में बहुत दिक्कत आएगी, सही से पैर नहीं पड़ेगा, इस तरीके की चीजें। तो जो मसल मूवमेंट है उसमें दिक्कत हो जाएगी, जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं और मोटर सिम्टम्स हैं ये सब डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। इसलिए इस बीमारी के खिलाफ एक पॉलिसी होनी चाहिए और नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज उस मामले में काम कर रही है। जरूर से देख लीजिएगा सब लोग नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है न्यूज है और वो WHO से संबंधित है। WHO से हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भाई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए ओबेसिटी को एक डिजीज के रूप में, यानी जो मोटापा है इसे एक ऑफिशियल डिजीज घोषित किया जाए, मोटापा को एक ऑफिशियल डिजीज घोषित किया जाए, इसके लिए एक्सपर्ट्स ने बात करनी शुरू कर दी है इन इंडिया। और ये इसलिए भी हो गया है क्योंकि WHO ने अभी हाल में एक गाइडलाइन जारी किया, गाइडलाइन, और उसमें बोला कि इंडिया में या कहीं भी GLP-1 थेरेपी गाइडलाइन मानी जानी चाहिए, थेरेपी गाइडलाइन। तो आपसे ये पूछ सकता है ये क्या है, GLP-1 थेरेपी गाइडलाइन, इसका फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन, जी मतलब ग्लूकागॉन, GLUCAGON डैश, एल का मतलब लाइक, डैश पेप्टाइड, पेप्टाइड सुना होगा आपने, साइंस में पढ़ा होगा, पेप्टाइड 1 मेडिसिन। ये जो है सिग्नल देता है कि क्या शिफ्ट आ रहा है ओबेसिटी में एंड हाउ वी मैनेज ओबेसिटी ग्लोबली, इसलिए इसमें ये सब बातें बताई गई हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि ये थेरेपी और डिटेल में क्या कहती है। नेक्स्ट, इंडिया ने क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च कर दिया है। क्रिस्पर जीन थेरेपी क्या करने के लिए, सीकल सेल एनीमिया से निपटने के लिए, सीकल सेल एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्ताल्पता, खून की कमी, और देश में इसके उपचार के लिए ये थेरेपी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, भारत अभी अपने डिजीजेस से निपटने के लिए, मतलब देश में AI का इस्तेमाल करने के लिए एक पॉलिसी बनाने जा रहा है, ये भी न्यूज में है। मतलब इंडिया इज सेट टू यूज AI टू प्रेडिक्ट डिजीज आउटब्रेक्स, मतलब कोई भी डिजीज आएगा उसके पहले जो है AI का इस्तेमाल करके चीजों को पता लगाया जाए, इस पर भी बात हो रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है जो वो है दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया है कि वो ह्यूमन रेबीज को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करेगी। तो ह्यूमन रेबीज, मानवों में जो रेबीज होता है, इस साल रेबीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने केसेस देखे होंगे, लोगों की मौत हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन रेबीज टू बी डिक्लेयर्ड नोटिफिएबल, नोटिफिएबल डिजीज इन दिल्ली। ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले आपको इसका मतलब क्या होता है। नोटिफिएबल या नोटिफाइड डिजीज को कैसे घोषित किया जाता है, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंतर्गत। भारत में एपिडेमिक, ये आपको जाकर के घर पे पढ़ना है, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत नोटिफाइड डिजीज घोषित किए जाते हैं, जिसमें फायदा ये होता है कि मैंडेटरी बना दिया जाता है
किसको? वही सब डेटा बताया था आपको कि डेटा और रजिस्ट्रेशन, कोई भी मरीज है उसके बारे में जानकारी मिले कि कौन सी बीमारी है, कैसे कैसे वो उसके डेटाज मिलेंगे। इससे सर्विलांस बढ़ेगा, रिपोर्टिंग सही होगी, टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा और जीरो ह्यूमन डेथ जो है बढ़ेगा, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। रेबीज एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। रेबीज इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक ZOONOTIC। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो पशुओं से इंसानों में होता है। ये जो जूनोटिक डिजीज है, आपसे ये पूछ सकता है रेबीज किसको अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये डैमेज करता है और बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न अब ये बन रहा है, क्योंकि हाँ, कुत्तों की संख्या जितनी रहेगी बढ़ेगी या स्ट्रे डॉग्स और ये सब, तो चीजें खराब होंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि रेबीज पर कौन सी वैक्सीन बनी है, कौन से राज्य ने इंडिया में अपने को रेबीज फ्री घोषित किया है। आई थिंक गोवा ने बोला था कि हम रेबीज फ्री हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है आपके लिए, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन। अब हम आते हैं उसमें, देखिए कौन से देशों ने सबसे पहली बार कुछ किया। ये हो गया आपका एक राउंड में और इसको बाद में देखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन, एक सवाल यहां से जरूर आता है हर साल। 2025 का देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू डिजिटाइज, मेन चीज लिखिए, डिजिटाइज करने वाला ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, जो परंपरागत दवाइयां हैं, औषधियां हैं, इनको एआई पावर्ड लाइब्रेरी के जरिए, एआई पावर्ड लाइब्रेरी के जरिए डिजिटाइज करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ठीक है, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू डिजिटाइज ट्रेडिशनल मेडिसिन विद एआई पावर्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट, अगला है नामीबिया। नामीबिया ने 2025 में यूपीआई अपनाया है इंडिया का, इसके चलते ये न्यूज में है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि कौन से देशों ने हाल के समय में यूपीआई अडॉप्ट किया है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नामीबिया बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट द रिवोल्यूशनरी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट रिवोल्यूशनरी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी, जुलाई में हुआ ये। अब आप लिखिए कौन कौन से और देशों ने किया है। सबसे पहला देश जिसने यूपीआई अपनाया था वो था भूटान। ठीक है, भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री इंडिया से बाहर जिसने अपनाया था। फिर उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस ने अपना लिया है। सिंगापुर ने अपना लिया है। ये सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने नहीं अपनाया है या हाल में किसने अपनाया है, तो फ्रांस नए वाले में है। सिंगापुर हो गया। यूएई ने भी अपना लिया है यूपीआई। नेपाल ने, मॉरिशस, श्रीलंका लेटेस्ट, यहां लेटेस्ट लिख लीजिए, और कतर ने भी अपना लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं भीम ऐप। भीम के बारे में भी लगे हाथ देख लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान ने अपना लिया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो 2025 में इसने अपनाया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, TOBAGO, ये फर्स्ट कैरेबियन कंट्री है जिसने भीम यूपीआई अपनाया है। भीम यूपीआई
ट्रिनिडाद टोबैगो इज द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री जिसने भीम यूपीआई अपनाया है। नेपाल 2024 में अपना चुका है। मॉरिशस अपना चुका है। मॉरिशस अपना चुका है। यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, ओमान, ओमान इसमें नया है। ओमान, फ्रांस, फ्रांस इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई। ये भी लिख लीजिए, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, पहला यूरोपीय देश जिसने भारत के यूपीआई को अपनाया है वो है फ्रांस। फिर मलेशिया अग्रीड टू एक्सेप्ट इंडियन यूपीआई पेमेंट सिस्टम। मलेशिया। खतरे की घंटी है क्या कुछ? नेक्स्ट, अब लिखिए इजराइल। इजराइल बिकम्स फर्स्ट कंट्री जिसने सोमाली लैंड को मान्यता दिया है। ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताएंगे। सोमाली लैंड, सोमाली लैंड एक रीजन है, कहाँ पर? सोमालिया में, सोमालिया में है ना। और यहाँ पर जो है ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, मतलब अलगाववादी आंदोलन। तो अब सोमाली लैंड को इन्होंने मान्यता दे दिया है। नेक्स्ट, भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसको इंडियन ओशन में, कार्लसबर्ग, कार्लसबर्ग रिज, कार्लसबर्ग रिज, RIDGE रिज में 2 PMS यानी पॉलीमेटालिक सल्फाइड, पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, खोज पड़ताल, अन्वेषण कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक बहुत बड़ा संगठन है जो आप अभी आगे पढ़ेंगे IR वाली क्लास में। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत को ये 2 नए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कहां पर? कार्लसबर्ग रिज में। आपसे पूछ सकता है कार्लसबर्ग रिज कहां पर स्थित है? पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या होता है? पॉलीमेटालिक सल्फाइड ओशन के सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। निकल, कोबाल्ट और ये सब जितना, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें पॉलीमेटालिक सल्फाइड के रूप में जानी जाती हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ो। इसके बाद बहुत बड़ा ये भी न्यूज है, इस बार आपसे पूछेगा, यूएस बिकम्स फर्स्ट कंट्री, यूएस यानी अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एक सिंगल मंथ में 10 मिलियन टन LNG का एक्सपोर्ट किया है, का निर्यात किया है। US has become the first country in the world to export 10 million tons of LNG in single month, और साल भर में उसने किया है 100 मिलियन टन। ये भी दुनिया का पहला ऐसा काम करने वाला देश बन गया है एक साल में। मतलब 2025 वाला जो साल था इसमें पूरे साल भर में 100 मिलियन टन LNG एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। आपसे इसके चलते LNG पर सवाल बन सकता है क्योंकि ये न्यूज में है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होता है उसको देख लेना, किन किन चीजों को मिला के बनता है वो देख लेना। और सबसे बड़ा सप्लायर दुनिया का कौन है? कतर LNG का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। अभी 4-5 देशों का नाम देख लेना सबसे बड़ा
फिर दूसरा, तीसरा कौन सा है, यहां से एक सवाल संभावित है। अगला सवाल है अल्बानिया। अल्बानिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट एआई मिनिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बना दिया है इस देश ने। एआई मिनिस्टर नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश अल्बानिया। अल्बानिया। और जिस मिनिस्टर को बनाया है वो है डिएला, DIELLA, महिला है, महिला एआई मिनिस्टर है। और काम क्या दिया है, टू कॉम्बैट करप्शन, भ्रष्टाचार से निपटना, भ्रष्टाचार से निपटना। इस न्यूज को आप एआई के बढ़ते हुए एप्लीकेशन के रूप में मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं कि एआई देखो गवर्नेंस में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। दुनिया के तमाम देश जो हैं मिनिस्टर बना रहे हैं या और तमाम फील्ड्स में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये बाद में कभी डिटेल में एक चैप्टर में बताएंगे आपको। तो इसको वर्चुअल कैबिनेट मिनिस्टर भी कहा गया है। आप वर्चुअल कैबिनेट मिनिस्टर लिख लीजिए कि ये जो डिएला है ये क्या है, वर्चुअल कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये एक नया टर्म भी आ गया, ठीक है। ये क्या करेगी, ये ओवरसी करेगी पब्लिक टेंडर्स, जो पब्लिक टेंडर्स होंगे, एंड इंश्योर दी गवर्नमेंट्स ऑपरेशंस रिमेन ट्रांसपेरेंट एंड फ्री ऑफ करप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा न्यूज ये भी है। स्वीडन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्वीडन का नाम लिखिए, और इसने क्या किया है, स्वीडिश प्रिस्क्रिप्शन ये शुरू किया है। स्वीडिश प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टरों को एक, मतलब ये ऐसे पहले समझो कि ये एक टूरिज्म इनिशिएटिव है कि स्वीडन का टूरिज्म बहुत मजबूत हो जाए। इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करें कि स्वीडन जाना है और स्वीडन में जाकर के वहां की सुविधाएं लेनी है। वहां की सुविधाएं ऐसी हैं जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और भी तमाम चीजें। तो अपने देश के लिए प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत करने वाला ये पहला देश है। फिर से सुनिए, स्वीडन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिस्क्राइब अ विजिट टू द कंट्री प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रेवलर्स। जो भी ट्रेवलर्स होगा उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देंगे कि आप जो है जाइए वहां पर, है ना। हाँ, तो इसमें स्वीडन का जो टूरिस्ट बोर्ड है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इट इज अ पाइनियरिंग यूनिक टूरिज्म इनिशिएटिव which is known as the Swedish prescription, encouraging doctors to recommend visits to the country for patient well-being। बस इतना आप जानते रहिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला न्यूज है उरुग्वे, URUGUAY, उरुग्वे। उरुग्वे हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द, फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का ये पहला देश बन गया है जिसने यूथनेशिया को लीगलाइज किया है। यूथनेशिया, यूथनेशिया, EUTHANASIA, यूथनेशिया को वैध करार दिया है, ठीक है। जबकि कोलंबिया और इक्वेडोर ने इसे डीक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है। मतलब उसमें वो नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अभी उरुग्वे ने पहला ये काम कर दिया। इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया में भी यूथनेशिया है, पैसिव, पैसिव यूथनेशिया है हमारे यहाँ। कोलंबिया और इक्वाडोर, पैसिव यूथनेशिया हमारे यहाँ पे है। इस लाइन का क्या मतलब है, विदड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट को हटा देना, ठीक है। और एक होता है एक्टिव यूथनेशिया जिसमें आप डायरेक्टली किसी को मार देते हैं, वो चीज डायरेक्टली कॉजिंग डेथ, वो इंडिया में अलाउड नहीं है। आप लोग खाली एक लाइन जानिए,
पैसिव यूथनेशिया इज लीगल, एक पॉइंट। एक्टिव यूथनेशिया इज इलीगल इन इंडिया। और हमारे यहाँ एक चीज है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ तो है ही, लेकिन मरने का भी अधिकार गरिमामय तरीके से होना चाहिए। इसमें आप लोग 3 केसेस याद रखेंगे। पहला अरुणा, हाँ, और दूसरा कॉमन कॉज। कॉमन कॉज का जो केस है 2018 का, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2023, क्योंकि कॉमन कॉज वाले में मॉडिफिकेशन किया गया था। ये सब देख लेना भाई थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश इज फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री, पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, पहला दक्षिण एशियाई देश बना है जिसने यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया। यूएन वाटर कन्वेंशन, ये यूपीएससी के लिए भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है ऐसे न पूछे कि कौन सा देश साउथ एशिया का हुआ है, इसका मतलब है कि भारत इसमें नहीं है। अगर ये कह रहा है कि पहला दक्षिण एशियाई देश, भारत भी दक्षिण एशियाई देश है, तो हो सकता है जब ऑप्शन बने तो उसमें बोले कि भारत इसका सदस्य है, यानी पहले से जुड़ चुका है, तो गलत हो जाएगा। आपसे इस पे पूछेगा यूएन वाटर कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कन्वेंशन का उद्देश्य है क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, यही नदी जल और ये सब जो विवाद और इस टाइप की चीजें हैं उन सब मामलों में ठीक तरीके से काम करना। 20 जून 2025 को फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गया। ओवरऑल 56 देशों ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। और इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है, ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज और इंटरनेशनल लेक्स को प्रोटेक्ट करना। ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज मतलब वही जो पार राष्ट्रीय, मैंने बताया था फेनी, तीस्ता, तमाम नदियां हैं इधर से उधर, ट्रांस बाउंड्री रिवर हैं, उन सबका जो वाटर कोर्सेज हैं उनका प्रोटेक्शन हो, और इंटरनेशनल लेक्स, अंतरराष्ट्रीय जो झीलें हैं उन सबका संरक्षण हो, इसके लिए ये काम करता है, ठीक है। यहां पे एक और बात जान लीजिए, और वो ये है कि ये एक, यानी ये जो कन्वेंशन है इसके बारे में 2 लाइन लिखिए। ये एक इफेक्टिव ग्लोबल लीगल, ये लीगल और इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क है। इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क है, लीगल है और अंतर सरकारी प्रारूप है, फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट, यूएन वाटर कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन 17 मार्च 1992। ये कन्वेंशन 17 मार्च 1992 को अपनाया गया था। ये ईयर याद रखना पड़ेगा आपको। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, ट्रांस बाउंड्री वाटर्स के फील्ड में कोऑपरेशन करना, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांस बाउंड्री सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर्स। ग्राउंड वाटर जो हैं, सरफेस वाटर हैं, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट्स हैं नदियों के, उनका सस्टेनेबल तरीके से संरक्षण करना, ये सब इसका उद्देश्य है। क्लियर है भाई? 56 देश इसके पार्ट हैं, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, एशिया से, ये सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया। रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। 2025 की खबर है ये। रूस दुनिया का पहला देश बना जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट, मालदीव। मालदीव बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन स्मोकिंग। जनरेशनल गैप मतलब 1 जनवरी 2007
के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं मालदीव में, वो सिगरेट विगरेट खरीदना और ये सब पीना, इस पे बैन लगा है। उसको जनरेशनल बैन बोलते हैं। जनरेशनल बैन लगाया है टोबैको और ये सब चीजों पर, स्मोकिंग, टोबैको और अन्य चीजों पर जनरेशनल बैन। जनरेशनल बैन का मतलब है 1 जनवरी 2007 के बाद वाले जो जनरेशन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता ही है इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है जिसने 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ और भी देश इस पर सोच रहे हैं, वो अभी न्यूज में आ जाएंगे जल्दी ही, तो उसको भी आप देख सकते हैं, अभी ये न्यूज में है। एक बहुत बड़ी और खबर है, 2025 में ब्राजील दुनिया का पहला देश बना जिसने ओशन लिटरेसी को अपने सिलेबस में शामिल किया। मतलब ब्राजील में ओशन लिटरेसी यानी क्या बोलते हैं, सागरीय, ओशन मतलब महासागर, है ना, महासागर साक्षरता। आप महासागरों के बारे में जाने कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ईजेड क्या है, मछलियां, ये वो दुनिया भर की चीजें। और इसको उसने नाम क्या दिया है, ब्लू कैरिकुलम। ब्लू कैरिकुलम, CURRICULUM, कैरिकुलम। हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसमें एक नया कैरिकुलम, ठीक है। ओशन लिटरेसी। ब्राजील बिकम्स द फर्स्ट कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, और इसमें यूनेस्को ने उसको मान्यता दी है। यूनेस्को की तरफ से ये ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिल गया कि उसने ओशन लिटरेसी को अपने नेशनल कैरिकुलम में शामिल कर लिया। नेशनल कैरिकुलम को उसने ब्लू कैरिकुलम बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, इटली। इटली बिकम्स फर्स्ट country to get UNESCO recognition for its national cuisine, CUISINE। जो पकवान होता है, जो भोजन होता है, नेशनल मतलब पूरे जो इटली का नेशनल खाना पीना है, भोजन है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। किसमें, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, अमूर्त, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इटालियन क्विजीन एज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और ये डिसीजन कहां लिया गया पता है, दिल्ली में। दिसंबर 2025 में दिल्ली में ये बैठक हुई थी। मेलोनी ने कहा होगा मोदी से, है ना, कि भाई इसको करवाओ, हमारा भी कुछ वो हो, रिकॉग्निशन मिले दुनिया में। ये मतलब हम लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं, ऐसा होता है जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में ठीक तरीके से इंटरेक्शन रहता है तो आपस में बातचीत कर लेते हैं। जैसे फ्रांस के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन है कि हम फ्रांस से कुछ भी अपनी बात ऐसा कह सकते हैं। सपोर्टर है ना बहुत बड़ा फ्रांस। अब लिखिए आज का अंतिम न्यूज। किरिबाती is the first country to celebrate New Year 2026. किरिबाती, दिया बाती के बाद किरिबाती। किरिबाती एक साउथ वेस्ट पैसिफिक आइलैंड है। साउथ वेस्ट पैसिफिक, पैसिफिक ओशन जो है उसका एक पार्ट है साउथ वेस्ट पैसिफिक, उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है किरिबाती, ठीक है। दुनिया ने जब मतलब 31 दिसंबर 2025 को सब लोग कर रहे थे, मतलब 31 दिसंबर मना रहे थे,
उस दिन उसने क्या मनाया? न्यू ईयर। तो उसके पीछे क्या रीजन है वो लिख लीजिए। इस बार ये भूगोल का सवाल आपसे बन सकता है, एनसीईआरटी के हिसाब से, 6वीं वाली एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं। तो किरिबाती जो है ने सबसे पहले इस साल का न्यू ईयर मनाया, और इसके चलते न्यूज में आया लाइन आइलैंड। आपसे पूछ सकता है लाइन आइलैंड सुर्खियों में रहा, कहां है? इसी को क्रिसमस आइलैंड भी बोलते हैं। तो क्रिसमस आइलैंड ने भी दुनिया में सबसे पहले मनाया। रीजन क्या है? रीजन है इसका, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए भाई। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के चलते ऐसा हुआ, दैट रन्स थ्रू द पैसिफिक ओशन, और ये पैसिफिक ओशन से होकर जाता है, पैसिफिक ओशन हो गया, दैट रन्स थ्रू द पैसिफिक ओशन, डिसाइडिंग विच कंट्री सेलिब्रेट्स द न्यू ईयर व्हेन। कंट्रीज दैट आर ईस्ट ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके जो ईस्ट में कंट्री पड़ते हैं, ठीक है, ईस्ट ऑफ दिस लाइन गेट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर अर्ली, वो नया साल पहले मनाते हैं, नया साल पहले ही मन जाता है ईस्ट में पड़ने वालों को, और इसीलिए किरिबाती ने इसमें लीड लिया। ठीक है, अब आप एक चीज और लिखिए इसमें जो और ज्यादा जरूरी है, और वो है यूटीसी प्लस 14, यूटीसी प्लस 14 के चलते ये संभव हुआ। इसका क्या मतलब है? जो क्रिसमस आइलैंड है और जो किरिमाती या लाइन आइलैंड जिसको कहते हैं, देयर डे यानी दिन स्टार्ट्स 14 आवर्स अहेड, 14 आवर्स अहेड ऑफ एवरीवन, औरों की तुलना में 14 घंटे पहले ही दिन की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं यूटीसी प्लस 14। ठीक है, क्योंकि यहीं पर यूटीसी प्लस 14 पर अवस्थिति है किरिबाती का, इसलिए ऐसा है। अब आप इसको जो टाइम जोन है, अलग अलग देशों का टाइम जोन पैटर्न है अलग अलग, वो सब कुछ कुछ देशों के पास ज्यादा टाइम जोन्स हैं, नए टाइम जोन बनाने की बात भी चल रही है, तो ये सब आप देख लेंगे, इससे हो जाएगा। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि इसके बाद, किरिबाती के बाद किसने मनाया था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपसे पूछ सकता है, दूसरे नंबर पे था। और इसके अलावा फॉलोइंग विच देयर्स ऑकलैंड, ऑकलैंड ने मनाया, ऑकलैंड। वेलिंगटन ने, वेलिंगटन ये भी न्यूजीलैंड में है। ठीक है, 90 मिनट बाद किरिबाती के मनाने के बाद ये हुआ। और इसके बाद अमेरिकन समोआ ने मनाया, अमेरिकन समोआ, SAMOA, समोआ। और हाउलैंड वेकर आइलैंड, ये भी पूछ सकता है लास्ट, हाउलैंड बेकर, BAKER आइलैंड्स। इन सब ने सबसे पहले मनाया न्यू ईयर, बाकी सब ने बाद में मनाया। ये है आपका आज की क्लास। कल अब हम लोग नया सेक्शन देखेंगे। धन्यवाद। रिवीजन कर लीजिएगा इसका।